How are you, bhaiya? Welcome to another episode of Ask Ganjiswag, and it's been a while. As you know, I had been traveling extensively. और 1.5 दिन के लिए कराची आया था, जिस दौरान एक एपिसोड के दिन I had gone to Saudi. हमारा एक इवेंट था. It went really well. जद्दा में, and while we were there, of course, we had to do Umrah. Why not? So that was again very soul refreshing experience, like always. It was my second. और इस बार बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा धक्के लगे during the tawaf. Not complaining, but I'm just sharing. द फैक्ट के कोविड के बाद अब ज़रा दुनिया खुली है और अभी मौसम भी बहुत अच्छा है सऊदी का. सो बहुत रश था. सो इट वाज ग्रेट. और कल मैं आ गया था सुबह एंड कल वी अटेम्प्टेड टू शूट अ वीडियो एन एपिसोड बट आई हैड सिवियर हार्ट बर्न. क्योंकि मैं कहीं से भी आता हूँ, मेरी माँ मेक्स श्योर के या तो बहुत सारा कोरमा हो या कोफ्ते हो, और मैंने ज़ाहिर उस पर बिल्कुल नफासत नहीं की उसको खाने में. एंड आई हैड सिवियर हार्ट बर्न कि मुझसे एपिसोड शूट नहीं हो पाई. और आज आई एम डाउन विद फ्लू, जो कि कंटिन्यूस चल रहा है सिंस December, and I'm really sick and tired of popping pills और विक्स लगा लगा के एंड जो शानदा पी के अभी भी रखा हुआ है. I have an appointment with the ENT tomorrow क्योंकि this needs to be thoroughly checked. मुझे DNS का इशू है और मैं उसकी सर्जरी से भाग रहा हूँ. It runs in my family, my father and my brother, elder brother. Not a lot of people know about him. Both had surgery और वो यही बताते कि it was extremely painful and extremely bloody. तो मैं उसी चीज़ से भाग रहा हूँ. बट उन्होंने 30 साल पहले कराई थी और आई एम श्योर प्रैक्टिसेस आर मच डिफरेंट. मैंने उसकी एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, वो छेनी लेके हथौड़ी से करते, बट खैर दे डोंट डू इट एनी मोर, बट दैट वाज द केस विद देम. तो मैं बस उस चीज़ से भाग रहा हूँ कि यार पोस्ट ऑप कितना लंबा होगा, बिकॉज फिर ज़ाहिर काम तो हो नहीं पाएगा विद बैंडेज अराउंड. तो बस बट नाउ आई रियली नीड टू गेट इट चेक क्योंकि इट्स रियली अफेक्टिंग माई लाइफ स्टाइल. आई कांट स्लीप एट नाइट. पहले मुझे लगा स्लीप एपनिया है क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ माउथ ब्रीदिंग नाउ विच वेक्स मी अप एट ऑड आवर्स, और फिर मैं रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं होती, फिर मैं सारा दिन लेजी होता हूँ. हेंस द लो आउटपुट इन द वीडियोज़ क्योंकि आई एम जस्ट नेवर फ्रेश, नॉट मोटिवेटेड. खैर, सो अभी वी हैव अ पॉडकास्ट इन एन आवर, तो ये सेटअप पूरा चेंज करना है. सो आई एम जस्ट गोना डू लाइक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एट बैक एट बेस्ट टुडे बिकॉज दिस चैनल ऑब्वियसली इसकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग और आप लोग काफ़ी शिद्दत से वेट करते हैं. सो वी जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन पेट्रियन on patreon.com/ganjiswag. It helps us a lot. All right, the question is choosing a partner with kids. Oh, by the way, I've been meaning to do Indian special only episode because it's been a while और मैं हर कोई 10-15 के बाद एक करता हूँ. So yesterday I sat down with Indian questions. बहुत सारे थे, वो बहुत सारे वो आशिकी वाले थे, तो वो उनको मैंने उसी पे ही जवाब दे दिया. There was only one that I felt, क्योंकि देखिए कोशिश ये होती है कि सवाल ऐसा हो कि not only it's helping जो सवाल करें बट अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू इट ताकि वो लोग भी कर सके. सो देयर वाज ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेडी, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट इनफ टू फॉर्म एन एंटायर इंडियन स्पेशल एपिसोड, सो आई एम वेटिंग फॉर मोर. सो या लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वन, चूजिंग अ पार्टनर विद किड्स. सो पहले इन्होंने मुझे 3 पैराग्राफ लिख के दिए जस्ट फॉर मी टू हैव अ बैकग्राउंड. सो वो मैं नहीं पढ़ा, दिस इज़ फ्रॉम अ लेडी बाय द वे. फिर आगे का उन्होंने जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ. Hi Junaid, I'm dating this wonderful person whom I met almost a year before. Now we're talking about life ahead since our goals and aspirations match. He's so easy to go with. He made me feel loved in many ways. He has 2 wonderful kids. अच्छा, आपने इन्होंने एज नहीं मेंशन की, तो ये बच्चे कितने बड़े, so that really makes a difference. They love me. I never took this guy seriously in the start because I never thought I would ever be with the person who has kids. But now we both care about each other. My friends who have met him, everybody loved him, and they were all like, I should not lose this guy since I'm very hard and challenging to be with. So things are great, but at times I get extreme paranoia that what if the future is not good? I'm generally scared of children. The problem and hurt they can bring for a parent are something I do not want to deal with. They will grow up and become teenagers, hit puberty, and maybe be violent or depressed sometimes. What if they are messy? Would I be able to deal with the noise and coming teenage drama? They are siblings. Most of the time they fight with each other. I deal with paranoia and fear of not having a perfect life since my whole childhood was extremely traumatic. I have a hard time trusting people.
that they would love me. I brought all my concern with him so many times in a very unfiltered way. He always kept his calm and tried to assure me. He said, I just have to incorporate all of us, since I come with two kids who I have to take care of, and you can set boundaries with the kids and tell them off if they do something, since they need adults who teach them good things. All of this is up to you to choose. I must say, he's doing his best as a father and doesn't expect me to do anything with his kids, but just be loving and kind. I've heard in many sessions that you went into a relationship where your wife had a child already. Well, not a child, but more than one. How did you manage? I'm also dealing with this idea, the perfection around relationships our society proposes, like seeing people with kids as outcasts, as if they're not good enough. Please talk about the general idea of how relationships can be more than a superficial picture. Any suggestions on how to deal with this paranoia? Women can also tend to feel jealousy in such situations. When I'm not with him, I feel decision paralysis and panic, but when I'm with him, I feel at peace because the way he treats me. Would be great if you have any thoughts on it. Wish you good and a million subscribers. Best ABC. अच्छा, more info आगे इन्होंने दी हुई है, but again it read that it is not for me to read out loud. So because I'm not supposed to read some parts of it, तो मैं फिर वो पूरा share भी नहीं कर पाऊँगा. But so this is someone who's in a relation. खैर ये तो सुन ही लिया, अंग्रेजी में दोबारा बोल रहा हूँ. साहब है, उनके 2 बच्चे हैं. ही इज़ वेरी गुड विद हर. बस उनको सिर्फ एक पैरानोया. इसमें एक चीज़ मैं कहता हूँ कि वी सेनेका ने कहा है, वी सफ़र मोर इन आवर इमेजिनेशन देन व्हेन वी एक्चुअली डू इन रियल लाइफ. और ये पीपल हु आर एक्सट्रीमली एंग्शियस, ये उनका प्रॉब्लम होता है बिकॉज दे आर ऑलवेज कंटेम्पलेटिंग द वर्स्ट. And that is primarily because they have been brought up in a very traumatic environment. तो वो brain जो है ना हर वक्त, so here's the thing, brain का काम is not to keep you happy. So मैंने एक TikTok देखी थी. It said what's the best thing therapy taught you. तो उसमें एक चीज़ ये थी कि Reddit का एक था section. Somebody had said कि the idea of brain is not to keep you happy. Its job is to keep you alive. Okay? तो चूँकि हम एक self सस्टेनिंग मैकेनिज्म में रहते हैं और ब्रेन का काम है हमें बचाना, विच इज़ वाई वो जो कहते हैं ना कि लाइक व्हेन समवन सडनली अटैक्स यू, लाइक या आप पे फ़ौरन अगर मोबाइल छीनने का इंसिडेंट होता है फॉर कराची हाइट्स, तो योर एंटायर लाइफ फ्लैशेस बिफोर योर आइज. दैट इज़ बिकॉज कि आप बचपन में केले के छिलके से स्लिप हुए पहली बार, आपके घुटने में चोट लगी, ब्रेन ने ये रिकॉर्ड कर लिया कि केले के छिलके में आइंदा पैर नहीं रखना. सो एवरी एक्सपीरियंस दैट यू हैड ईदर बाय योरसेल्फ और यू सॉ अदर्स हैविंग इट, तो ब्रेन ने वो नोट डाउन करता रहा एक फोल्डर में कि बारिश के पानी में अगर आप डूबे हुए हो तो खंबे पे हाथ नहीं लगाना, करंट लग सकता है. वाई? बिकॉज आपने खबरों में सुना था. तो वो फोल्डर भरे जा रहा है. सो पूरी ज़िंदगी एवर सिंस यू आर अ किड, फॉर एग्जाम्पल माई ओन किड, ही इज़ ओनली 3. ही कीप्स लर्निंग. उसको एक बार जहाँ से अगर कोई हल्का सा करंट लग जाए वो दोबारा वहाँ हाथ नहीं लगाता, राइट? सो ही इज़ लर्निंग. तो सिंस द टाइम ऑफ यू आर लाइक लिटरली क्रॉलिंग टू द पॉइंट वे यू आर नाउ, आपका ब्रेन डेली बेसिस पे कोई ना कोई इनपुट रखता है इन डिफरेंट फोल्डर्स, सर्वाइवल फोल्डर्स में. ठीक है ना? सर्वाइवल के फोल्डर में सब कैटेगरी से. सो जब आप पे अचानक अटैक होता है ना, सो यू सी योर एंटायर लाइफ बिफोर योर आइज. उसमें आपको माँ भी नज़र आती है. मैंने एक बार पहले शेयर भी किया था कि जब मुझ पे पहली बार गन किसी ने रखी, सो आई सॉ माई मदर, आई सॉ माई सिंस, आई सॉ ऑल द थिंग्स दैट आई डिड, गुड और बैड सारी. तो बाद में मैंने पढ़ा कि वो इसलिए होता है कि जब आप सडनली अटैक होता है ना, तो ब्रेन सारे फोल्डर्स में जाता है कि ये जो अटैक हुआ है इसका सोल्यूशन कौन से फोल्डर में है, राइट? तो वो प्रोसेस तेज़ी से करता है, राइट? सो सिमिलरली and that's why you see your life before your eyes. So similarly, people who've had traumatic experiences, तो वो ब्रेन ने स्टोर किया हुआ है और वो फिर कॉन्स्टेंटली उसमें चलता रहता है कि और कुछ व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन, कुछ और तो नहीं हो जाएगा, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये. सो आप यूर लाइक consequential थिंकिंग आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज यू आर ऑलवेज इन अ सर्वाइवल मोड, बिकॉज यू ऑलवेज बिन अ सर्वाइवल मोड एज अ चाइल्ड. So your fears and paranoia are justified because you come from an experience जिसकी वजह से वो हो रहा है. For that, of course, you need therapy. If you're doing it, then please continue. If you're not, please consider it. The guy seems like a great guy because
it's ever so rare where आपके demons को कोई suppress करने वाला हो अच्छे तरीके से, like somebody who keeps you at so much peace कि you don't even believe कि I'm capable of having this much peace. You know what I'm saying? ये कुछ लोग होते हैं. You're blessed to have this guy. Honestly speaking, whatever I read so far. रही बात बच्चों की, तो what if तो कुछ भी हो सकता है. What if में अगर हम जीने लगे तो फिर हम तो सुबह बिस्तर से भी ना निकले कि यार what if में अगर बाथरूम जो मेरा पैर स्लिप हो जाए तो मैं नहाता ही नहीं हूँ आज. What if की तो फिर there's absolutely no limitation. तो your concerns are valid. What if आपने जो लिखा है ये सारा ऑपोजिट हो इसका, राइट? व्हाट इफ दे आर नॉट मेसी, व्हाट इफ दे आर नॉट, अब बच्चे हैं वो तो बच्चे तो लड़ते ही हैं. इवन आई रिमेंबर आई यूज्ड टू फाइट अ लॉट व्हेन अस ऑल ऑफ अस यूज्ड टू फाइट अ लॉट एंड नाउ वी डोंट. ऑब्वियसली हम बड़े हो गए, वी ग्रो आउट ऑफ इट. तो बच्चे तो ये करते ही हैं. रही बात मेसी की, तो वो अगेन इट कैन बी टॉट. तो आपके जो ये फेयर्स हैं कि वो ऐसे होंगे या वैसे होंगे या मैं डील कर पाऊंगी या नहीं, यू there's only one way to find out. What if you're so amazing at dealing with them? Maybe you haven't, because you haven't experienced that or you haven't tried it, so you don't know. What if once you try, you actually end up becoming a great stepmother, you know? So what if में तो नहीं जी सकते. If you like the guy and the guy likes you and he's giving you peace and he's creating that environment where even for a moment, even if you meet for like let's say 2 hours, उन दो घंटों में if you're at supreme peace, so it goes to show that he is able to create that environment for you, जहाँ पे you can lead a good life. तो I would suggest you go for it. रही बात बच्चों की, the father is always there. Obviously your boundaries are there. आपने मुझसे भी पूछा. Obviously it wasn't easy for me to get into a house and suddenly there are like couple of teenagers there. Teenage vibe अलग होती है, उनका अपना एक, they're like full on testosterone, you know. But manage हो जाती है चीज़ें as long as the rightful parent knows how to treat them, and if they are a good parent तो चीज़ें manage हो जाती हैं. And now the relationship is great. I don't feel any different, to the point that I didn't even want a baby of my own, because I was like, I'm happy with these kids, you know, they're just as good as mine. But like my wife came from a different perspective, okay, we all should have a common point. There should be someone that binds all of us. So hence Lil Swag. And then like obviously the bond is very different now. And she was right about it. Plus ye bhi tha ki like you probably don't want now, but like 10 years down the line, all your friends would have kids and then you'll be like, oh, I wish I had my own. And then I would be like out of my biological clock. So that makes sense now. Anyway, so that was the reason. Rahi baat management ki, तो you leave it to the parent. Obviously boundaries कुछ होती हैं. I also know, and plus the fact कि they born and bred somewhere else. पाकिस्तान तो है नहीं. तो आप पे और भी ज़रा limitations होती हैं. You have to be like very very careful in your exchanges, because if you tickle the wrong bone, social services can show up, police can show up. तो आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी सप्रेस करनी होती. पाकिस्तान में तो चलो आप गुस्सा भी कर सकते हो, you can be loud, but like over there you have to be like super careful. But for me, what I do is I leave it to the parent. Okay, bhai, that's your domain, and like she knows very well, and she's created that environment where I'm not bothered, and like looked after in a way कि वहाँ से कुछ ना आए जो कि मुझे problem create करे, because obviously I come with limitations and maybe I might not be able to voice my concerns. तो वो अच्छा मैनेज हो जाता है. अगेन उसके लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है. एंड द पेरेंट हैज़ टू बी लाइक, बिकॉज द पेरेंट इज़ द कॉमन फैक्टर बिटवीन द किड्स एंड द स्पाउस. So that person has to create that environment, those boundaries. So in your case, it's the father who will do that. Who will do most of the things. तो आपको परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं है. But like date a lot, as in कि like get to know him as much as you can, get to know the kids as much as you can. Like voice your boundaries back and forth again and again, so that it's there.
बाद में ना हो कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था, ये होना चाहिए था, होना चाहिए था. मेक श्योर योर वॉइसेस आर हर्ड, योर कंसर्न्स आर हर्ड, एंड एज लॉन्ग एज द पर्सन अंडरस्टैंड्स एंड इज ऑन द सेम पेज, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम. रही बात पैरानोया की, तो पैरानोया तो हमें ज़िंदा ही ना रहने दे. पैरानोया में तो आप गाड़ी भी ना फिर चला सकें, यू नो, व्हाट इफ अ ट्रक रोल्स ओवर मी, अल्लाह ना करे. एज यू सेड, ही इज़ डूइंग his best as a father, so like leave it up to him, or just go with the flow. There's nothing wrong marrying someone with kids. लोग ज़्यादातर इसको इस तरह कंसिडर करते हैं, oh it's a baggage or like a part of, because you've had, इसको लोग इस तरह भी देखते हैं कि आपका जो एक्स स्पाउस, उस इंसान का जो एक्स स्पाउस है, दे विल ऑलवेज बी इन द पिक्चर बिकॉज द किड्स आर देयर, राइट. तो फिर वो एक कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हमेशा रहेगा ही, यू नो. समटाइम्स द किड्स आर गोइंग टू द अदर पार्टनर, समटाइम्स वो यहाँ आ रहे हैं, बच्चों को पिक करना है, किससे पिक करना है, सो वो कांटेक्ट तो हमेशा रहेगा. इफ़ बोथ द स्पाउस, एक्स स्पाउसेस आर इन द सेम सिटी, तो ये तो चलता रहेगा. अब इसमें ये कि जैसा कि आपने खुद लिखा, women tend to get jealousy, feel jealousy in such situations. That's rightfully so, but you need to also understand that that chapter is over. अगर वो alive होता किसी सूरत में, तो वो साथ ही होते, राइट. सो इफ़ वन सिर्फ डिवोर्स. अब ये कि आप उनकी मजबूरी कह लो, या सोशल बाइंडिंग कह लो, या बायोलॉजिकल बाइंडिंग कह लो, कि दैट दे हैव टू कोऑर्डिनेट एंड दे हैव टू कोलैबोरेट विद ईच अदर, तो वो तो पिक्चर में इस तरह रहेगा. बट देयर इज़ नथिंग रोमांटिक अबाउट इट, एंड इमोशंस आर नॉट इन्वॉल्व्ड क्लियरली. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट पार्ट. अब ये बिकॉज दे बोथ शेयर दीज किड्स, तो वो दे विल ऑलवेज बी इन द पिक्चर, सो बी रेडी फॉर दैट, बट डोंट fret about it. I don't think so. They're over clearly. So paranoia का तो आप फिर try to get therapy and try to talk to someone who's specialist, who specializes in these things. बाकी बच्चे are not a problem. Teenage का अपना एक flavor होता है, but बच्चे if they are in the right hands and if they're parented वेल, तो बच्चे अच्छे हो ही जाते हैं इवेंचुअली. ये तो चलता ही है, बच्चे शोर तो करते हैं. आज ही लाइक माई वाइफ जस्ट सेंट मी, वो उसने लिल स्वैग ने किचन पे चढ़ के अपना दूध का डब्बा उतार के पूरा फ्लोर पे फेंक दिया. बच्चे तो करते ही है इस तरह की हरकतें, एंड एज दे ग्रो ओल्डर तो वो शरारतें चेंज होती रहती हैं. ये सब तो चलता रहेगा, बट डोंट वरी अबाउट एनी थिंग. एंड लाइक इट्स हिज जॉब, और लास्टली, to communicate to the kids about your presence in the household and your presence in his life. तो ये भी उनको समझाना पड़ेगा. बाकी ये कि it's his job to communicate to the kids about your role and your presence in the household. और I'm pretty sure he sounds like a decent guy, sounds like someone who's understanding. So I think he will be able to do that talk और समझा ही देंगे. So go for it. If you like the guy, as long as he makes you happy, he gives you peace. That's all what we need in life. Or whatever happened in your childhood and in your life before, again, has nothing to do with you. It's only circumstantial. But ye ke how to navigate through those traumas is up to you. So वो trauma जैसे हुए उस पर तो control नहीं था, but you need to navigate through life. Relax करें, chill करें, give it to the vibe. Sometimes we have to like just go for it, you know. There's no guarantee for anything, or paranoia में रहे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. So let's relax and follow your instinct. ठीक है, चलो अपना ख्याल रखें. Thank you. All right, the next one says the correct route to travel the world on Pakistani passport like you do. Hi Junaid bhai, hope you're doing great. My name is da. इन्होंने लिखा भी वही है da. I'm 26, male from Islamabad, working as a freelancer and earning somewhere around 5 to 8 lakhs a month, mashallah. My question is that I want to move out from Pakistan and travel the world as you do, but it is very difficult to do it on a Pakistani passport. As you know, it's number one from below. How can we make our passport strong so that we can easily get visas from European countries and other developed countries like US, Canada, and be able to travel the world like you? If it involves having a good travel history, what countries should I visit first to make my passport strong? Any suggestion that you can give would be much appreciated. Thank you so much. Okay, interesting सवाल, और ये बहुत सारे लोगों का होता है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपकी जो होती है, जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वीज़ा इशू करने से पहले पाकिस्तानियों को, उनको ये होता है कि यार या तो ये वहाँ जाके असाइलम ले लेंगे, जो कि बहुत से लोग लेते हैं,
और अभी एक और बंदा लेने वाला है क्योंकि उसका थोड़ी देर पहले मुझे फ़ोन आया था। 2 लेने वाले हैं। इस 2 हफ्ते में मुझे 2 लोगों के फ़ोन आए। दे आर एक फ्रेंड है और एक एक्वेंटेंस है और दोनों असाइलम लेने वाले हैं। तो एक ने पूछा था लॉयर बताओ, मुझे तो नहीं पता, और एक ने बोला था कि मैंने तो ये करना है, अगले अगले महीने वो कर रहा है। आई मीन क्या करें लोग। तो इस वजह से बहुत से लोग जो है, बहुत से कंट्रीज़ वीज़ा नहीं देते। तो आप उनको सबसे बड़ी जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है कि आपके पाकिस्तान के साथ टाइज़ कितने स्ट्रॉन्ग हैं, यानी कि आप ने यहाँ आना ही आना है। फॉर एग्जांपल आपकी 100 एकड़ ज़मीन है और उसमें आप फसल उगाते हैं, आप लैंडलॉर्ड हैं, तो आपने ज़ाहिर है आना ही आना है। आप ये छोड़ के वहाँ जाके मैकडोनल्ड पे काम तो नहीं करोगे। सो उनको ज़रा अश्योरिटी हो जाती है। सो एवरीथिंग इज़ टाइड अप विद मनी। तो अगर आप दिखाएं जी मेरा यहाँ अपना घर है और मेरी फैमिली है, एक एक फॉर्म होता है FRC, फैमिली पता नहीं कौन सा सर्टिफिकेट, तो उसमें FRC में वो यही होता है, इट्स लाइक अ फैमिली ट्री होता है, नादरा इशू करती है वो, पता नहीं 200 रुपये 500 रुपये कितने का होता है। तो उसमें दिखाना होता है मेरी फैमिली ट्री है इमीडिएट और ये यहाँ रहती है, तो मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊँगा। हालांकि बहुत लोग छोड़ जाते हैं, फिर भी इट हेल्प्स। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आपने लिखा होता है पैसे। मेरे पास इतना पैसा यहाँ पर है या मैं पाकिस्तान में रह के इतने कमाता हूँ, जैसे आपने लिखा 5 से 8 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, तो आप बेवकूफ़ ही होंगे कि ये छोड़ के वहाँ जाके अमेरिका में आप टाको बेल में काम कर रहे हैं, राइट। तो इन सारी चीज़ों से आपका रीज़न स्ट्रांग हो जाता है कि ये आप वापस आओगे ही आओगे। ऑब्वियसली उनको अपने मुल्क में टूरिज़्म चाहिए, उनको अपने मुल्क में बोझ नहीं चाहिए। बोझ आता है उनसे जो यहाँ पे मुश्किल ज़िंदगी जी रहे हों या इतने पैसे ना कमाते हों और वो कोई वे आउट ढूंढ रहे हो, तो लोग किश्तियों में बैठ के जाते हैं, इटली चले जाते हैं या कहाँ चले जाते हैं वगैरह वगैरह, राइट। सो आपने अगर अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा दी कि मेरे इतने पैसे यहाँ बैठे बैठे आ जाते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है जाने की। ठीक है। सो दैट रियली हेल्प्स। ठीक है। सो लेट्स से अगर आपकी 5 से 8 लाख तनख्वाह नहीं भी है, लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, वट, तो उसमें भी आप इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपने टाइज दिखाना है। अगर घर आपके नाम पर है, आप अच्छी जॉब दिखा दो, मेरी जॉब है, मेरी फैमिली है, आई डोंट हैव अ रीज़न, तो तरीक़ाकार ये होता है कि पहले तो आप जाएं दुबई। दुबई इज़ द ईजीएस्ट प्लेस फॉर पाकिस्तानीज टू एक्सेस। दुबई जाएं। दुबई के बाद आप किसी और आप बाकू चले जाएं। ठीक है। इट्स अ गुड प्लेस टू ट्रैवल। प्लस आपने बेसिकली पास स्टैम्प्स जमा करने हैं आसान कंट्रीज़ के, ताकि मुश्किल कंट्री देखे कि यार ये हर जगह जाके अब टाइम से वीज़े की डेडलाइन से पहले वापस आ जाता है। सो आप टर्की आप दुबई जाएं, आप बाकू जाएं, आप सऊदी चले जाएं, उम्र का वीज़ा आराम से मिल जाता है। तो 3 कंट्रीज तो ये हो गए। दिल करे तो ओमान चले जाएं, इट्स वेरी इजी टू गो एंड कम बैक। ठीक है। 4 हो गए। बहरीन चले जाएं, 5 हो गए। फिर कतर चले जाएं। कतर थोड़ा सा इनसे मुश्किल है मगर मिल जाता है। तो ये 6 कंट्रीज़ आपके हो गए। अब इसमें सारे अच्छे कंट्रीज़ हैं, महंगे कंट्रीज़ हैं और अमीर कंट्रीज़, और आप इन सब से वापस आ गए टाइम पे। अब आप जाएँ टर्की। ठीक है। टर्की कुड अभी तो इस रैंकिंग में 7वां आ रहा है, बट ये 4था भी हो सकता है। बहरीन ओमान आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है। टर्की चले गए। सो टर्की जो है इट्स लाइक इट्स नॉट यूरोप बट ऑलमोस्ट देयर, राइट। सो इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड गुड ऑन योर पासपोर्ट। टर्की चले गए। अब आपके पास 5-6 हो गए ट्रैवल के, और ये सब सब आपने लेट से साल 1.5 साल या 2 साल के अंदर कवर कर लिए। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, आई मस्ट से। ठीक है। अब इसके बाद आप जाएँ सिंगापुर, मलेशिया। ठीक है। थाईलैंड भी आप जा सकते हैं बाय द वे। सो इन सब में आप थाईलैंड भी एक कर लें, थाईलैंड भी आसान है। सो थाईलैंड और ये सारे हो गए सेट, मिडल ईस्ट के और वेस्टर्न एशिया के। अब आप जाएं मलेशिया और सिंगापुर। मलेशिया इज़ ईजी, सिंगापुर मुश्किल है, मगर सिंगापुर अगर लग गया तो फिर आपका यूरोप आसान हो सकता है। सो जब सिंगापुर आपका आ गया तो यानी आप बहुत सारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में गए और आप टाइमली वापस आ गए। अब आप अप्लाई करें यूरोप के लिए शेंजन वीज़ा। US कनाडा को भी हाथ भी नहीं लगाना और इंग्लैंड को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। ठीक है। शेंजन वीज़ा आप अप्लाई करें कहाँ से? आप अप्लाई करें इटली से। इटली वाला आसान होता है, जर्मनी वाला मुश्किल होता है। ठीक है। नेदरलैंड वाला मुश्किल होता है लेकिन जल्दी जवाब आता है। स्पेन से अगर करें तो आसान है मगर जवाब देर से आता है। टेक्निकल इश्यूज़ हैं, आपका ट्रैवल एजेंट आपको गाइड कर सकता है। ठीक है। शेंजन आप चले गए, अगेन जाएं, 6-8 दिन के लिए जाएं, 3-4 कंट्रीज़ कवर करें, वापस आ जाएं। ठीक है। फिर शेंजन एक आध बार और चले जाएं। ठीक है। इसके बाद अब आपके हो गए हैं तकरीबन 10-12 कंट्रीज़ और आप ट्रैवल भी अच्छा खासा कर लिया और हर जगह से वापस आ रहे हैं। अब आप अप्लाई करें अमेरिका के लिए। ठीक है। अमेरिका से फ़ायदा ये होता है कि अमेरिका के वीज़ा के बाद बहुत सारे कंट्रीज़ आपके लिए वैसे ही खुल जाते हैं। फॉर एग्जांपल सऊदी, आप
ऑन अराइवल जा सकते हो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। टर्की आप जा सकते हो ऑन अराइवल एज आई डिड माई लास्ट टाइम, और मोरक्को भी अब आप जा सकते हो, और मेक्सिको भी जा सकते हो। एक बहुत लंबी लिस्ट है कंट्रीज़ की जहाँ आप विदाउट वीज़ा जा सकते हो, शोइंग ओनली योर अमेरिकन वीज़ा, क्योंकि वो कहते हैं यार बड़े भाई ने जब चेक कर लिया तो मैं क्या करूँ। क्यूबा भी आप जा सकते हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आपका यूएस हो गया, ये सारी चीज़ें ओपन हो गई। उसके बाद अप्लाई करो आप कनाडा। ठीक है, कनाडा आपका लग जाएगा, तो फिर उसके बाद आप, अच्छा चलो कनाडा ना भी करें, आप ट्राई करें ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया फार ईजियर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा तो फिर आप क्वीन की डोमिनियन में आ जाएंगे, यानी क्वीन के रन कंट्रीज़ कौन है, इंग्लैंड है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा ना, तो कनाडा थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि हाँ यार उन्होंने भी कर लिया तो ये हो गया। और जब कनाडा हो जाएगा तो फिर आप इंग्लैंड का कीजिएगा सबसे आखिर में, क्योंकि इंग्लैंड का सबसे मुश्किल है। और इवन दो माई वाइफ इज़ फ्रॉम देयर, मैं 4 बार रिजेक्ट भी हुआ था यही कि आप यहाँ आके रहने लग जाओगे। फेयर ग्राउंड, क्योंकि माई वाइफ वॉज देयर, बट मैं उनको यही कन्विंस करता रहा कि मैं वहाँ नहीं रहूँगा, मेरा काम यहाँ है। सो आई हैड टू शो माई स्टूडियो, आई हैड टू शो माई बैंक स्टेटमेंट्स, आई हैड टू शो माई टीम दिस दैट, कि भाई मेरी पूरी इकॉनमी यहाँ से चल रही है, मैं वहाँ क्यों रहूँगा। फिर जाके मुझे मिला, लेकिन सबसे आखिर में मिला। बट डिस्पाइट ऑल दैट मेरा कनाडा का रिजेक्ट भी हुआ था एक बार, अभी तो खैर लग गया, दोबारा अप्लाई किया था मैंने। तो ये तरीक़ाकार है और यही रूट अपनाना चाहिए। और मेरे जितने भी यूट्यूबर फ्रेंड हैं इनको भी मैं यही गाइड करता हूँ कि पहले आप मिडल ईस्ट करो, टर्की करो, बाकू करो, थाईलैंड करो, इसके बाद आप मलेशिया, सिंगापुर के बाद आप जाओ शेंजन करो, 2-3 ट्रिप्स करो, उसके बाद यूएस। आसान, क्योंकि ये स्टेप्स हैं। आप डायरेक्ट सीधा यूएस जाएंगे बगैर खाली पासपोर्ट लेके, बोलेंगे किधर आया भाई, जाओ वापस। उन केसेस में लग जाता है अगर आप दिखाएं कि जी मेरे अबू MNA MPA हैं या लैंडलॉर्ड हैं, या आपके घर में 4 फॉर्च्यूनर्स खड़ी हैं, तब तो आपका ब्लैंक पासपोर्ट में अमेरिका, कनाडा सब लग जाता है। उसके लिए फिर करोड़ों रुपए दिखाना पड़ता है, तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज हो जाते हैं। बट इफ़ यू आर वर्किंग तो ये तरीक़ाकार है, ये रूट है, स्टार्टिंग फ्रॉम दुबई। ठीक है, दुबई, सऊदी, बाकू वाकू, ये सारे करके ये तरीक़ाकार होता है। मैंने यही रूट अपनाया। इस प्रोसेस में मुझे कुछ 6 साल लग गए, बट अगेन वो आपके ऊपर है, आप ये प्रोसेस 2 साल में भी कर सकते हो। अगर आप फ्रीलांसर हो तो अज्यूमिंग यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, तो फिर आप ये प्रोसेस 2 साल के अंदर अंदर कर सकते हो। इंडोनेशिया भी ऐड कर लेना इसमें, बल्कि वहाँ तो फ्रीलांस वीज़ा भी मिलता है इंडोनेशिया में, और मलेशिया में भी मिलता है फ्रीलांसर्स वीज़ा। सो यू कैन डू दैट, स्पेंड अ मंथ देयर, तो इससे और आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि हाँ यार महीना रहता है, वापस आता है। तो व्हाट दे आर सीइंग व्हेन यू टेक दिस हिस्ट्री कि यार ये बंदा टाइम पे जाता है, टाइम पे आता है, और अच्छा लंबा रहता है, और पैसे भी खर्च करता है, तो यानी ये मेरे मुल्क में भी खर्च करेगा $, यूरो। तो उनको यही चीज़ चाहिए, असाइलम वाले नहीं चाहिए। ओके, तो ये तरीक़ाकार है, और ऐसे आप कर सकते हो। मैंने यही रूट अपनाया था एंड इट्स वर्किंग क्लियरली। सो या दैट्स द ओनली रूट। ठीक है, चलो ख्याल रखो अपना। चले आज के एपिसोड को हम यही रैप अप करते हैं, क्योंकि आधा घंटा रह गया, हमारी पॉडकास्ट शूट होनी है, पूरा सेटअप चेंज होना है। काफ़ी क्वेश्चंस नए मैंने ऐड किए हैं। आई बी वेरी रेगुलर, आई एम इन पाकिस्तान फॉर अ वाइल ना, अभी मैं ट्रैवल नहीं करूँगा, मैं थक गया हूँ, हेंस द कंसिस्टेंट फ्लू, क्योंकि मैं टिक नहीं रहा किसी जगह पे। आई नीड अ लॉट ऑफ रेस्टिंग, सो आई एम गोना बी हियर एंड आई एम गोना बी वेरी वेरी रेगुलर विद दिस। ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द बात होगी। खुदा हाफिज़।